तो आपके चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग रेशियोज़, ठीक है जी। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है ना दीपक बाबू। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या है कि आपको रेशियो निकालना होता है। अब रेशियो का मतलब है एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बस आपको पुट करना है और रेशियो आ जाएगा। बाकी रेशियोज़ को अकाउंटिंग रेशियोज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अकाउंटिंग टर्म्स होंगी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होंगी। बाकी इसको 4 तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्योर रेशियो मतलब 1:1 की फॉर्म में, परसेंटेज मतलब इंटू 100 कर दिया, टाइम्स का मतलब है 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना टाइम्स की फॉर्म में, और या फिर फ्रैक्शन मतलब एब्सोल्यूट आंसर जो भी आ रहा है 1.5 या जो भी आ रहा है, ठीक है जी। बाकी रेशियो का हम एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं ये चैप्टर, ताकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर सके, किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी का पता लगा सकें, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता लगा सकें और प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगा सकें, ठीक है जी। तो ये हो गई कहानी। बाकी हमारे चैप्टर में 4 प्रकार के रेशियोज़ होते हैं जो आपको पता होंगे। लिक्विडिटी रेशियो, ये कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बताते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो, ये कंपनी की लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बताते हैं। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बताते हैं हर तरह की कि भाई आप कितने एफिशिएंट हो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो नाम से क्लियर है कि ये कंपनी की प्रॉफिट बताते हैं। तो आपको फॉर्मूले सबके बस याद होने चाहिए मेनली। तो लिक्विडिटी रेशियोज जो हैं उसमें आपका पहला रेशियो था करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो का मतलब है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसको हम प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। बाकी इसका आइडल रेशियो होता है 2:1, और इसमें आपको ध्यान रखना है जो कई बार अब चर्चा हो चुका कि करंट एसेट्स को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो उस समय लूज टूल्स और स्टोर और स्पेयर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो गंदी इन्वेंट्री है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो उसको आप सन्ड्री डेटर में से डिडक्ट कर दोगे, तो वो भी मतलब सिंपल बात है। बाकी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL, ठीक है, बस। फिर दूसरा होता है लिक्विड रेशियो, जिसको हम क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है जो और मतलब ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं हमारे। तो करंट एसेट्स में से 2 एसेट्स अगर हम हटा दें, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस, तो बचेंगे लिक्विड एसेट्स। बाकी इसको भी हम प्योर फॉर्म में ही डिनोट करते हैं और आइडल रेशियो होता है 1:1। फिर आपको कॉन्सेप्ट लिखवाए थे जी सॉल्वेंसी रेशियोज़ के। सॉल्वेंसी रेशियो अलग अलग प्रकार के हैं। पहला है डेट इक्विटी रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नाम से याद रख सकते हो। डेट इक्विटी मतलब डेट ऊपर इक्विटी नीचे, तो डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, और इन दोनों को आपने बैलेंस शीट में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जिसमें आपके डिवेंचर्स आ गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई, और शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है जिसमें आपकी शेयर कैपिटल आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस आ गई, ठीक है। बाकी इसका भी आइडल रेशियो 2:1 होता है और ये प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फिर है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये बहुत सिंपल है। टोटल एसेट ऊपर लिखना है और नॉन करंट लायबिलिटी नीचे लिखनी है, तो ये सिंपल है और इसको हम प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब है कि टोटल एसेट्स के अंदर मालिक का पैसा कितना, यानी कि शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो ये भी हम प्योर या परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को परेशान करता है, ये याद रखना है आपको, इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो इसका पूरा लेखा जोखा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें न्यूमरेटर होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब है आपको इसमें वो वाला नेट प्रॉफिट लेना है जो इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट करने से पहले होता है। तो जैसे आप राइट वाले उस कॉलम में, छोटे से कॉलम में देखोगे ध्यान से, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, जो बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स है, वो है 800 रुपी। तो न्यूमरेटर के अंदर हमारा 800 रुपये आएगा। और डिनोमिनेटर में होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है कि जैसे आपकी कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डिवेंचर्स है, तो उस पर आप जो इंटरेस्ट देते हो। अच्छा जी,
इसको हम टाइम्स में डिनोट करते हैं, और इसमें एक ब्लॉक बनाकर जो फॉर्मूला लिखवा रखा है ये बहुत एसेंशियल है कि आपको कभी कभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला आपको लिखवाया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100% माइनस टैक्स परसेंट। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, पांचवा होता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये भी एक अच्छा रेशो है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। इसको भी आप फॉर्मूले को नाम से याद रख सकते हो। डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉन करंट लाइबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको भी हम प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए। इसके दो मेन फॉर्मूले हैं, एक है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, और दूसरा है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। लेकिन दोनों ही फॉर्मूले को लगाते समय तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई कूड़े वाले एसेट है, मतलब फिक्टिशियस एसेट, तो उन्हें माइनस करोगे। अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें माइनस करोगे, और अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे भी माइनस करोगे। तो ये ध्यान रखना। बाकी टोटल डेट क्या है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स क्या है उसके दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, और दूसरा शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट, और तीसरा उसी को घुमाकर कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी। तो ये सब बातें या तो आप फर्रे बना के ले जाना या फिर याद होने चाहिए। बस उसके बाद तो खैर ये सब क्वेश्चंस कर रखे थे जो आपको मतलब सब आते हैं। बाकी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से, वो आप मार्क कर सकते हो। हालांकि ये सब बेसिक हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर भी सकते हो, इन सब में कुछ भी नहीं है। चलो तो पहले कॉन्सेप्ट इसका और रिवाइज करवा देता हूँ। जो तीसरे तरह के रेशियोज थे, ये सब क्वेश्चंस आपने जो क्लास में करे थे तो वो एक बार आप देख सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, फिर एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी थी इसमें, वो ये लिखवाई थी इम्पॉर्टेंट नोट के तौर पे कि किसी भी रेशियो की वैल्यू इंक्रीज क्यों होगी अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होगा या डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, और इसी तरह किसी भी रेशियो की वैल्यू डिक्रीज कब होगी जब न्यूमरेटर डिक्रीज होगा या डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। बाकी इसके भी हमने फिर कुछ क्वेश्चंस इस तरह के कर लिए थे जो थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद तीसरे तरह के जो रेशियोज होते हैं उनका नाम होता है एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज को हम टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला रेशियो जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या जिसको कॉस्ट ऑफ RFO भी कह सकते हैं। ये तो है न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री तो चलो आसान है निकालना, वो तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में जानता है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। लेकिन जिस फॉर्मूले में सबके गले की सांसें सूखती हैं वो है COGS का फॉर्मूला, क्योंकि उसमें मतलब अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले हैं, चारों अच्छे से याद होने चाहिए। पहला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, चलो ये तो सिंपल है। दूसरा उसी को घुमा दिया, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस अगर होगा तो। तीसरा ये भी याद होना चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और चौथा जो है वो तो नए वाले P&L से डिराइव हो रहा है, जो आप कंपनी का P&L बनाते हो। तो कंपनी के P&L में आपको याद है एक्सपेंसेस थे 6 तरह के, तो उसमें जो शुरू के 3 एक्सपेंस होते हैं कौन कौन से, देखो CMC, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री। तो इन तीनों को तो ऐड करना ही करना है, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये फॉर्मूला बहुत खास है COGS का कि CMC प्लस स्टॉक परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मतलब कोई भी फॉर्मूला COGS का लगाना पड़ सकता है। बाकी इसको हम टाइम्स में डिनोट करते हैं, ये तो खैर पता ही है आपको। अच्छा, दूसरा इसमें होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब हमारे डेटर, और डेटर कब होते हैं जब आप क्रेडिट सेल करते हो, ऐसे याद रखना। तो न्यूमरेटर में आ गया क्रेडिट सेल, और डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से।
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, और ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं, डेटर प्लस BR। बाकी इसमें एक छोटा मिसलिनियस फॉर्मूला है नीले रंग में, वो भी याद रखना है। डेट कलेक्शन पीरियड, यानी कि आपके डेटर आपको कितनी जल्दी पैसा दे रहे हैं, तो इसका फार्मूला है 12 महीने या 365 दिन डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब 12 महीने कब लोगे और 365 दिन कब लोगे बताइए? नहीं, मंथ्स में थोड़ी ना होगा वो तो। मान लो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 4, तो फिर आप 12 मंथ्स ले लो, क्योंकि फिर 12 मंथ्स अपॉन 4 करना आसान हो जाएगा। मान लो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 5, तो फिर आप 365 डेज अपॉन 5 ले लो, तो वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आपको मतलब अपने हिसाब से बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा। इसमें फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, और एवरेज ट्रेड पेबल मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2, और ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर प्लस BP। तो ये तो सबको सिंपल। बाकी क्रेडिट परचेज आपको पता ही है क्या होती है, वो तो खैर कोई बताने वाली बात नहीं है, और इसको भी हम टाइम्स में डिनोट करते हैं। बाकी इसमें भी वही सेम फॉर्मूला नीले रंग का। एवरेज पेमेंट पीरियड, तो एवरेज पेमेंट पीरियड में वही 12 मंथ्स या 365 डेज अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। चौथा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसको भी ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसमें डिनोमिनेटर में तो है वर्किंग कैपिटल, लेकिन न्यूमरेटर में ध्यान रखना, न्यूमरेटर में क्या है, RFO मतलब नेट सेल्स। लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो फिर आप नेट सेल्स की जगह COGS भी यूज़ कर सकते हो। अब बच्चा कहता है इमरजेंसी कैसी सर, तो इमरजेंसी ऐसी कि भाई आपको नेट सेल्स क्वेश्चन में दी ही नहीं होगी, या फिर क्वेश्चन से आप निकाल ही नहीं सकते होंगे, तो मतलब तब आप इमरजेंसी में COGS लिख सकते हो न्यूमरेटर में। बाकी ये भी हम टाइम्स में शो करते हैं, ये तो खैर पता ही है। अच्छा, पांचवा है जी नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है, या इसको कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ भी है ही नहीं। और छठा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ये भी सिंपल है। RFO मतलब नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स में बस ये ध्यान रखना है कि फिक्स्ड एसेट्स की आपको कॉस्ट नहीं लेनी, फिक्स्ड एसेट्स की क्या लेनी है, मतलब बुक वैल्यू। तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ये ध्यान रखना है बस। बाकी इसको भी हम टाइम्स में शो करते हैं। तो ये सब टर्नओवर रेशियोज हमने करे थे, ये सब क्वेश्चन है। 94 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज की वजह से, है ना। बाकी ये सब टर्नओवर रेशियोज के क्वेश्चन है, छोटे छोटे 3 नंबर के आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, है ना। 128 ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। चलो, फिर चौथे और आखिरी तरह का कॉन्सेप्ट था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सारे प्रॉफिट से ही रिलेटेड होंगे सिवाय एक के, लेकिन पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला तो 11th के बच्चे को भी आता है, ये 11th में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो सबको पता है भाई क्या होता है। अगर मान लो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में दिक्कत हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हो, जो आपने क्लास 11th में बनाया था। और क्लास 11th भी अगर आप भूल चुके हो ट्रेडिंग अकाउंट, तो फिर आप मतलब उसको देख सकते हो, पुरानी पढ़ाई से रेफर कर सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरे का नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये ध्यान रखना, ये खर्चे का रेशियो है, ये खर्चा बताता है, खर्चा। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको कभी भी डायरेक्टली नहीं दी होगी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS का फॉर्मूला आपने पहले देखा था, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो बिजनेस के मेन खर्चे हैं, जैसे
EBE एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये सब। तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। बाकी इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। अच्छा, तीसरा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला रट के जाना घर से, समझ में तो अब आएगा नहीं खैर आपको। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस, बोलो अपने मुंह से बोलो क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, हरे रंग से। और हरे रंग को इधर हरे रंग से इधर कंपेयर कर लो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिस्ट लिखवा रखी कि भाई ये कौन से होते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो आपके बिजनेस के मेन खर्चे नहीं हैं, जैसे इंटरेस्ट पे करा आपने बोरोइंग पर, आपको एसेट बेचने में लॉस हो गया, आपने भिखारी को दान में 100 रुपये दे दिए, आपने भिखारी को दान में 10 रुपये की रोटी खिला दी, तो ये सब चीज़ें आपके बिजनेस की मेन खर्चिए नहीं है। अच्छा, माइनस क्या करना है फिर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नीले रंग में जो हाईलाइटेड है। और नीले रंग के डब्बे को उधर देख लो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो आपके बिजनेस की मेन इनकम नहीं है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, या एटसेट्रा। तो खैर ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला भी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, वो है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो वो भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है, तो आप कर लोगे। और तीसरा सबसे आसान फॉर्मूला है, वो कभी देगा ही नहीं क्वेश्चन में, नहीं तो हर बच्चा गली मोहल्ले का निकाल लेगा। तीसरा फॉर्मूला है RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो वो तो बहुत ही सिंपल है, तो वो नहीं देगा। बाकी इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं, वो तो पता ही है। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बादल, बताओ क्या, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को मिलाकर हमेशा क्या आएगा, 100%। तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो देखो मेरी बात सुनो, मैं तो कह रहा हूँ मान लो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं याद, आप सब भूल गए, तो आप ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेना। मान लो आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकला 10%, तो ऑटोमेटिकली वो कितना हो जाएगा, 90%। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा जी, अच्छा जी, तो ये हो गई इन दोनों की कहानी। अब चौथा जो है वो भी अच्छा रेशियो है, हालांकि वो इजी है। चौथे का नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट का मतलब तो आपको पता ही है। नेट प्रॉफिट बचपन में निकालते थे आप, P&L अकाउंट बनाते थे, तो इसका फॉर्मूला भी वही है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स भी पे करने के बाद, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो निकल जाता है। पांचवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROI, ठीक है। तो ये जो है इसका फॉर्मूला देखो क्या है, इसका न्यूमरेटर जो होता है वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। यानी कि आपका जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट को पे करने से पहले, टैक्स को पे करने से पहले और डिविडेंड को पे करने से पहले कितना है, वो न्यूमरेटर में लिखना है और डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें जो सबसे स्टार वाली बात है, जो बच्चा गली मोहल्ले में भूल जाता है, वो क्या, कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय ये तो आपको पता है कि आप क्या एक्सक्लूड करते हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो फिर वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय उसे भी एक्सक्लूड करेंगे, है ना। तो ये बात मैंने आपको समझाई थी, और क्वेश्चन में होगी तो कर लेंगे, नहीं तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि किताब में इसका कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा, तो इसलिए हो सकता है आपकी प्रैक्टिस ना हो, लेकिन फिर भी याद रखना है कि अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप कैपिटल एम्प्लॉयड से एक्सक्लूड कर रहे हो तो फिर उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसे भी फिर प्रॉफिट से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ये बात मतलब पता होनी चाहिए बस। बाकी तो फिर हमने इन सब के क्वेश्चंस कर लिए थे, वो तो खैर आपको पता ही है, सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं।
किसी में कुछ निकालना है, किसी में कोई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना है, और बाकी किताब में तो 180 क्वेश्चन का मेला लगा रखा है, जो मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसमें सब में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ ही आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन में जो है इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 166 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, और हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, बिफोर। तो बस इस तरह के मतलब क्वेश्चंस हमें करने हैं, या फिर रेशो वो पूछ सकता है इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो ये सब क्वेश्चन तो हमने कर ही रखे हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है, जो जिसमें आपसे एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल 2-3 रेशियो निकलवा लेता है। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस लिमिटेड क्वेश्चंस करने। हर तरह के रेशियोज़ के आप 5 से 7 क्वेश्चंस करना, मतलब मैक्सिमम इसमें रिवीजन के लिए आप 40-45 क्वेश्चंस ही करना बस। बट समझ आ गए सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलों का रिवीजन। चलो तो ये हैं हमारे रेशियोज़ के क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 नंबरी क्वेश्चन है, तो शुरू के क्वेश्चन 1 नंबरी है, इजी वाले थोड़ा सा। तो 1 में लिखा है जी वर्किंग कैपिटल 60,000, टोटल डेट 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 80,000, करंट रेशियो विल बी। चलो तो ऐसी ओरली निकालते हैं। टोटल डेट 1 लाख दे रखे हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट 80 दे रखे हैं। तो अगर टोटल डेट्स में लॉन्ग टर्म डेट 80 हैं तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई, 20। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी 20 लिख लूँ, तो ये बन गया। तो इसका मतलब करंट एसेट कितने, 80। तो अब करंट रेशियो का क्या है फार्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो कितना आ गया 4:1। ठीक है, तो आप लिख लो ए ऑप्शन बस, 4:1। ठीक है जी, वेरी गुड, ऑनलाइन के चीतों का। उसके बाद सेकंड, नेट इनकम ऑफ द कंपनी शुड बी आइडियली डैश टाइम्स ऑफ द फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। मतलब ये वो इंटरेस्ट कवरेज रेशो की कहानी का है कि भाई आपके जितने भी फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, मान लो आपको ब्याज देना है लेट से 10 रुपए का, तो आइडियली कंपनी की इनकम कितने गुना होनी चाहिए ये पूछ रहा है। तो खैर ये आपको पता नहीं होगा तो आप तुक्का मारोगे हैं, तो मारो तुक्के। हाँ 6 और 7, तो ये तुक्का क्यों मारा बताओ आपने, हाँ हायर द रेशियो बेटर इट इज़। तो जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतनी अच्छी बात है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, 6 और 7। तो हायर द रेशियो बेटर इट इज़, है ना, तो ये याद रखना है। यही मान लो कोई ऐसा रेशियो होता जिसमें लिखवाया था लोअर द रेशियो, मान लो ऑपरेटिंग रेशियो पूछता खर्चे वाला, तो लेस वाला आंसर हो जाता है ना। तो ये वो है। अच्छा, उसके बाद जी थर्ड, ये भी 1 नंबर है। इफ़ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 7 लाख, मतलब क्रेडिट सेल्स 7 लाख है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख, तो एक काम करते हैं दोनों को जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़कर क्या बोल सकते हैं कि नेट सेल्स 8 लाख है ना। कह रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 6,40,000, यानी कि COGS 6,40,000। तो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल्स है 8 लाख, COGS है 640, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 160। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट
अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, तो क्या आएगा 20%। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 20%। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वो भी दिमाग को शांत करने के लिए तुक्के मारने हैं आपको, ट्रू फॉल्स के। पहले ए, ऑपरेटिंग रेशो इज ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ट्रू। फॉल्स क्यों? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के नाम सुनाओ, 5 हैं अपने कोर्स में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, उसके बाद दूसरा कौन सा है? ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा कौन सा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा कौन सा है? नेट प्रॉफिट रेशियो, और पांचवा कौन सा है? आरओआई। तो ये तो टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब ये भी गलत कर गया है तो फिर 99 आएंगे। उसके बाद बी, रिजर्व्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन शेयर होल्डर फंड। क्या शेयर होल्डर फंड में रिजर्व आते हैं? बोलो ना, आते हैं। ट्रू, इसमें डरना क्या? आते हैं, और क्या, नहीं तो रिजर्व कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में थोड़ी ना। उसके बाद सी, सॉल्वेंसी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। अब सॉल्वेंसी रेशियो याद करो। सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी का क्या बताते हैं? लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, है ना। और वो कह रहे हैं कि सॉल्वेंसी बताती है कंपनी की करंट ऑब्लिगेशन मीट करने की क्षमता। फॉल्स। अगर ये लिक्विडिटी रेशो कहता है तो सही हो जाता। ठीक है। उसके बाद डी, कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स इंक्रीजेस द करंट रेशो। आपको डेटर से जब कैश कलेक्ट होगा तो करंट रेशो कह रहा है बढ़ जाएगा। ट्रू तो क्यों और फॉल्स तो क्यों? वैसे तो तुक्का मार दोगे। कैश कलेक्ट होने की बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? कैश बढ़ जाएगा, डेटर कम हो जाएंगे। तो जितने अमाउंट से कैश बढ़ा उतने ही अमाउंट से डेटर कम हो गए, तो एक तरह से कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, है ना। आपके करंट एसेट्स उतने ही रहेंगे। भाई बात समझ आई? तो इससे करंट रेशो क्या इंक्रीज हो रहा है ना? नहीं हो रहा। फॉल्स। तो इससे करंट रेशो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो फिल इन द ब्लैंक, दिमाग को शांत करने के लिए। ए, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ ए कंपनी 75%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी। चलो ठीक है, तो 1 नंबर पक्का। उसके बाद बी, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज असेस्ड थ्रू। हाँ, अर्निंग कैपेसिटी हम कौन से रेशियो से पता लगाते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी। देखो चारों का याद रखना, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लिक्विडिटी से, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी सॉल्वेंसी से, ये तो दोनों नाम से हो गए। एक्टिविटी रेशियो से हमेशा आपको पता चलती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और प्रॉफिट तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। ठीक है। उसके बाद सी बताओ। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस डैश इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अदर एक्सपेंसेस, अदर मत लिखना आप लिखना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में याद है बचपन में कौन से एक्सपेंस लिखते हैं हम? या अगर आप लॉजिकली सोचो तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम कौन से एक्सपेंस माइनस करते हैं? इनडायरेक्ट वाले, क्योंकि पीएनएल में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद 6, ये तो ओरली सुना दो। What will be the impact of bills payable given to trade payable on liquid ratio 1:1? तो कह रहा आपने बिल्स पेबल जो है वो ट्रेड पेबल्स को दे दिए, तो इससे क्या होगा? लिक्विड रेशियो है 1:1 पे। इसका अकाउंटिंग इफेक्ट बताओ क्या होगा?
हाँ, बिल्स पेबल कम हो जाएगा, वो सॉरी मतलब ट्रेड पेबल कम हो जाएगा और बिल्स पेबल बढ़ जाएगा, मतलब एक लाइबिलिटी कम हो जाएगी, एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इससे इसका मतलब करंट लाइबिलिटी पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला टोटलिटी में, तो इसका मतलब रेशो पर क्या होगा, नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और रीज़न में भी आप यही लिखोगे कि भाई नो इफेक्ट ऑन करंट लाइबिलिटी। उसके बाद 7th, व्हाट इज द डिनोमिनेटर टू बी यूज्ड वाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का डिनोमिनेटर क्या होता है, वेरी गुड, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद 8th, नेम द रेशियोज विच आर कैलकुलेटेड अंडर द हेडिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सुनाओ 5, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये तो अपना वही कोर्स का सिलेबस जो है वही 5। चलो अब बुद्धिमत्ता के प्रश्न 9 से करते हैं। तो 9 में कह रहा है जी द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज इज 2.5:1। ठीक है, तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का रेशियो है 2.5:1। अच्छा, करंट एसेट उसने दे भी रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 5 लाख। तो क्या आप करंट लाइबिलिटी बता सकते हो, बताओ। करंट रेशियो अगर 2.5:1 है तो करंट लाइबिलिटी कितनी होगी बताओ, बताओ 2 लाख। ठीक है, तो पहले ये तो सबको निकालना ही गया होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ो, आगे एक मेन काम है। द अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो ऑफ 2:1। अब हमारा मुंशी चाहता है कि नया करंट रेशियो 2:1 हो, ये चाहता है मुंशी। बाय एक्वायरिंग सम एसेट्स, करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट। कह रहा है आप कुछ करंट एसेट्स उधार पर खरीद लो। तो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट हिम द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स विच मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो हम मान लेते हैं हमने एक्स अमाउंट के करंट एसेट्स को उधार पे खरीद लिया। तो जब आप करंट एसेट्स को उधार पर खरीदोगे तो अब आपके नए करंट एसेट्स कितने बन जाएंगे, 5 लाख प्लस एक्स, वेरी गुड। और नई करंट लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी, 2 लाख प्लस एक्स, क्योंकि आपने उधार पे गुड्स खरीदे। तो एक तरफ करंट एसेट बढ़ेगा, एक तरफ करंट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले इतना ओके हो गया। और वो ये कह रहा है कि नया रेशियो 2:1 चाहिए हमें। तो क्या हम इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं, इसमें क्या है। तो करंट एसेट्स नए वाले प्लस डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी नई वाली, और रेशियो चाहता है वो 2:1, तो 2:1 पुट कर दो। इस गणित को सॉल्व कर लो। गणित अपने स्वाद अनुसार सॉल्व करनी है सबको, जिसको जैसे अच्छी लगे। और x निकालना है आंसर। तो कितना आ जाएगा x, 1 लाख। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए के अगर गुड्स परचेज करे जाएं उधार पर तो ये रेशियो 2:1 बन जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हो इस बात को, क्योंकि अगर आप 1 लाख के गुड्स खरीदोगे उधार पर तो आपके नए करंट एसेट्स हो जाएंगे 6 लाख और नई करंट लाइबिलिटी हो जाएगी 3 लाख। तो 6/3 2 आ गया, तो इसका मतलब सही हो गया। चलो ठीक है जी। उसके बाद नंबर 10 मन कर रहा है आपसे करवाने का, ठीक है सर करवा लो। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ SK लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। तो SK लिमिटेड का एक P&L दे रखा है जो आपको अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है, RFO। फिर एक्सपेंसेस में देखो CMC, चेंजेस इन इन्वेंट्री,
EBE, ये सब खर्चे हैं, फाइनेंस कॉस्ट, कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, और टोटल एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट आ गया 6 लाख। तो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्यूट, 2 रेशियोज़ निकालने हैं इसमें, ऑपरेटिंग रेशियो भी निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकालना है। चलो तो पहले आपको दिया जाए मौका, हाँ हाँ सर दो, हम कौन सा डरते हैं। चलो तो इसमें तो मैं पहले आपसे ही करवाऊँगा, तो 4 मिनट आपके, फिर 5वें मिनट पे मैं आऊँगा। चलो तो जैसा कि उम्मीद थी सभी बच्चे हार गए, मतलब परेशान है, बट कोई नहीं, आपको सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, आप चिंता बिल्कुल ना करें। आइए अब देखो भाई, आपको RFO दे रखा है, चलो ये तो नेट सेल्स है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है, नेट सेल्स। अब आपको COGS, ये टर्म अगर याद हो, COGS, मैं चलो नीचे लिखता रहता हूँ, COGS, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है, नए वाले P&L के हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है CMC प्लस परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, और ये तीनों वो खर्चे हैं जो आपके नए P&L के पहले 3 ऑर्डर में ही होते हैं, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर हैं तो, इफ एनी, वो क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताएगा तो 0 ले लेंगे, ठीक है। तो पहले में अगर मैं COGS की बात करूं इस प्रश्न में, इस फॉर्मूले के मुताबिक, तो आपको एक्सपेंस में देखो CMC दे रखा है, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड एक खर्चा होता है एक्चुअल P&L के फॉर्मेट में, लेकिन वो इसमें नहीं दे रखा, तो मतलब वो आप 0 ले लो, 0 क्या ले लो, मतलब नहीं दे रखा। और चेंजेस इन इन्वेंट्री आपको दे रखा है 50,000, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये शुरू के 3 खर्चे होते हैं P&L के अंदर, जो आपको सिखा रखे हैं कई बार, ये 3, जिसमें से एक तो दे नहीं रखा, तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ लूँ फिलहाल, तो CMC है 1125, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड है 0, और चेंज इन इन्वेंट्री है 50। तो यहाँ तक आपको किसी को पेट में दर्द या कोई सांस ना लेने की समस्या तो नहीं लग रही, यहाँ तक ओके है कहानी, ठीक है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इफ एनी। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, वैसे तो क्वेश्चन को बताना चाहिए, नहीं बताएगा तो फिर इसमें से कोई डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं, जैसे वेजेस, कैरेज इन वर्ड, तो वो सब इसमें कुछ भी नहीं दे रखे, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं खर्चों की, तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी कुछ नहीं दे रखे, तो वो भी आप 0 छोड़ दो, तो ये आपका COGS कितना आ गया, 1175। तो यहाँ तक ओके हो गया बस। तो आप कम से कम ग्रॉस प्रॉफिट अब निकाल सकते हो। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल्स तो आपको दे ही रखा है, 20 लाख है, वो तो पहला आइटम था, और COGS आपका ऊपर आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 825। और अब आप GP रेशियो भी निकाल सकते हो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस आती है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या इस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर वेजेस है, ये तुम्हें कैसे पता भाई? क्या पता ये सैलरी हो, ये लो, तुम्हें क्या पता ये EBE के अंदर क्या है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो वो बताएगा तब लेना है हमें, नहीं तो हमें क्या पता कि EBE के अंदर वेजेस है, कि EBE के अंदर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है, कि EBE के अंदर बोनस है, हमें क्या पता। तो हम EBE को खुद से नहीं मान लेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। EBE के अंदर या तो वो बताए, नहीं तो हम तो सैलरी मान लेंगे, मतलब हम तो मानेंगे भाई कुछ भी है, हमें नहीं पता। चलो तो GP आ गया 825, नेट सेल्स है जी 20 लाख इंटू 100, तो क्या आ गया 41.25%। तो GP रेशियो तो आपका आ गया ये, ठीक है। तो क्लियर हो गया GP रेशियो।
चलो ठीक है, ये तो सबका सही आ रहा है। अब ऑनलाइन के चीतों का अब सबका सही आ रहा है मेरा चेपने के बाद। अच्छा, अब दूसरा रेशियो निकालते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। उसके लिए और गंभीर चर्चा करेंगे अब हम। तो ऑपरेटिंग रेशियो तो अभी निकालता हूँ, लेकिन पहले खर्चों की चर्चा करेंगे। अब देखो, अब ये एनालिसिस, ये चीज़ ध्यान से सीखना सब बच्चे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, आपको ये बताना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बताओ। आप सैलरी देते हो, मान लो ये सैलरी है, लेट्स अज्यूम कि ये सैलरी है, तो आप सैलरी देते हो, तो ये बिजनेस के लिए रोज़मर्रा का मतलब मेन खर्चा है या इधर उधर का बेकार खर्चा है? ऑपरेटिंग, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक। फाइनेंस कॉस्ट, इसके क्या एग्जांपल सिखा रखे हैं। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है कि आप अपनी बोरोइंग्स पर जो भी ब्याज पे करते हो वो होते हैं फाइनेंस कॉस्ट, है ना जी। अब बताइए इंटरेस्ट पेड कौन सा खर्चा होता है? वेरी गुड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ये बात तो सबको पता ही है। उसके बाद अदर खर्चे, अदर खर्चे मतलब हो गए अदर एक्सपेंस में हो गया भाई, जैसे सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कुछ भी हो सकता है, वो तो मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन अदर को आप क्या मानोगे? अदर एक्सपेंस को नॉन ऑपरेटिंग। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, ऑपरेटिंग होते हैं ना वो तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर क्या आया होगा? अब सोचो चलो, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या एग्जांपल लिखवाए थे आपको? सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टैम्प, रेंट, यही सब खर्चे होते हैं अदर एक्सपेंस में। तो और जब क्वेश्चन बता भी नहीं रहा कि अदर एक्सपेंस में क्या है, तो हम इन्हें ऑपरेटिंग खर्चे ही तो मानेंगे, ये तो हमारे बिजनेस के मेन खर्चे ही तो होंगे, और क्या नहीं होंगे। तो ये चीज़ सीबीएसई ने बेस्ट अजम्पशन के तौर पे कहा है कि अगर मान लो हम नहीं बताते अदर एक्सपेंस में क्या है, तो ऑपरेटिंग ही एक्सपेंस माना जाएगा। तो समझ आ गया एनालिसिस? तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी। तो मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, जो हमारे ऑपरेटिंग खर्चे हैं इन्हें ब्लू कलर कर देता हूँ, और जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है उसको ग्रीन कलर कर देता हूँ। फाइनेंस कॉस्ट, इसका मतलब होता है आपने कोई ब्याज दिया है। अच्छा, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए आपको एक चीज़ निकालनी थी, क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसका फॉर्मूला क्या था? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। तो COGS हमने ऊपर निकाल लिया था 1175, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो मैंने आपको अभी भी मार्क करवाए नीले रंग के दो, 30,000 का EBE और 170 का अदर एक्सपेंस। तो 30 और 170 कितना हो गया? 2 लाख। तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 13%। अब आप निकाल सकते हो चीते की स्पीड से ऑपरेटिंग रेशियो। उसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे पता था कि सब बच्चे गलत ही निकालेंगे और आंसर गलत ही देंगे, तो इसीलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन आपसे करवाया था। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप सीख गए बारीकियाँ कि क्या होते हैं। तो कितना आएगा बताओ? ये 68.75%। तो ये है आपका ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर। तो 2 रेशियोज निकालने थे इस क्वेश्चन में, जीपी रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। तो नए वाले पीएनएल के अंदर की बारीकियां ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब चलते हैं 11th पर। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज़ 2:1, ठीक है। तो आप अपना मन में ऐसे ही एज्यूम कर लो कि लेट से करंट एसेट्स हैं 2 लाख और करंट लायबिलिटी है 1 लाख। ये हम मन में एज्यूम कर लेते हैं।
अब वो कह रहे हैं स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग विड इम्प्रूव रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशो। तो पहले इसका ढांचा बनाओ, कैसे सिखाया था। सॉल्यूशन याद है, टैबुलर फॉर्मेट, इधर लिखना है हमें इफेक्ट और इधर लिखना है हमें रीज़न। ठीक है, तो बना लो। बाकी नीचे हम जो समझने के लिए करना होगा वो सब ड्राइंग बना लेंगे। तो एग्ज़ाम में आप मेन सॉल्यूशन इसी तरह करना, इफेक्ट और रीज़न। टोटल 6 ट्रांजैक्शंस हैं, तो नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6। चलो जी, तो करें 1 से। ठीक है, तो 1 में अब देखो क्या लिखा है। 1 में दे रखा है रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो आप ऐसी मनगढ़ंत मान लो कि आपने कोई 50,000 रुपये की करंट लायबिलिटी को पे कर दिया, तो इसका अकाउंटिंग इफेक्ट सोचो कि क्या होगा। आपकी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी और आपका करंट एसेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि कैश कम हो जाएगा। तो अगर ऐसे ही कर रहा हूँ नीचे, तो अगर मान लो आपकी करंट लायबिलिटी भी 50,000 से कम हो गई और करंट एसेट भी 50,000 से कम हो गया, तो आपके नए करंट एसेट सब 150 के हो जाएंगे और नई करंट लायबिलिटी 50 की हो जाएगी। तो अगर आप नया रेशो निकालते हो अब, तो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। और पहले कितना था, 2:1 था। तो इसका मतलब रेशो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो समझ गए जी। तो ये तो हो गया आंसर, इंक्रीज हो जाएगा। अब रीजन में क्या अंग्रेजी लिखनी है, सिखाई दी। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी reduces by same amount, या both reduces by same amount। बस ये लिखना है, मतलब सिंपल और इजी, क्योंकि पता चला आप समझाने गए अपनी भाषा में और अंग्रेज़ी के सेंटेंस इधर उधर निकल गए। तो जो आप समझाना चाह रहे हो वो हुआ नहीं और कहानी कुछ और बन गई। तो आपको सिंपल इंग्लिश लिखनी है कि दोनों कम हो गए, बस। ठीक है, दोनों कम हो गए, ये लिखना है। चलो सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो मान लो आपने 50,000 के गुड्स खरीद लिए कैश में, ऐसा सोचो। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, अब आपने गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। तो करंट एसेट के अंदर ही स्टॉक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, तो मतलब करंट एसेट टोटलिटी में कुछ भी नहीं चेंज होगा। ओके हो गया। तो इसका मतलब रेशो क्या होगा, नो चेंज। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आप लिख लोगे नो चेंज। और रीज़न बताओ अंग्रेजी। करंट एसेट increases as well as decreases by same amount। तो करंट एसेट बढ़ गया और करंट एसेट कम हो गया सेम अमाउंट से। उसके बाद थर्ड, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। 20,000 का सेल करा आपने अपना एक ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट मतलब होता है एक नॉन करंट एसेट, और उसकी बुक वैल्यू थी 25,000। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन सोचते हैं। आपका नॉन करंट एसेट कम हो जाएगा 25,000 रुपये से, क्योंकि आपने अपना इक्विपमेंट बेच दिया।
और आपने इसको बेचा 20,000 में, तो आपका कैश जो है वो 20,000 रुपये बढ़ जाएगा, क्योंकि बेच दिया आपने तो पैसे मिलेंगे भाइयों बहनों। याद है बचपन में अकाउंटिंग क्वेश्चन करते थे। और 5,000 का हो गया मुनाफा, वो जाकर शेयर होल्डर फंड में कैपिटल में जुड़ जाएगा। ऐसे ही करते थे बचपन में जब आप छोटे थे। ओ सॉरी, लॉस हो गया तो माइनस कर देता हूँ, लॉस हुआ ना, क्योंकि 25,000 की बुक वैल्यू को 20,000 में बेचा। तो अब इसमें जो नॉन करंट एसेट कम हुआ उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला अपने रेशो में। जो 5,000 का शेयर होल्डर फंड कम हुआ लॉस वाला, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने रेशो में। भाई क्लियर है सबको? बस जो आपने एसेट बेचा और आपको 20,000 का कैश मिला, अब इससे क्या होगा अगर मैं करूं तो भाई, इससे आपके नए करंट एसेट 3,20,000 हो जाएंगे। सॉरी कितने थे, 2,20,000 हो जाएंगे, यही होगा। और करंट लाइबिलिटी तो सेम ही रहनी है जो पहले थी 1,00,000। तो अगर आप अपने नए रेशो का आंसर निकालोगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो बस तो थर्ड में भी आपका रेशो इंक्रीज हो जाएगा। बताओ रीज़न। करंट एसेट इंक्रीजेस कितने रुपए से? 20,000 से। बस ये लिख देना। ठीक है, तो समझ आ गया। चलो जी, उसके बाद फोर्थ, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने उधार पे गुड्स खरीदे, तो ऐसे ही मान लेते हैं लेट से 50,000। तो आप गुड्स जब उधार पे खरीदते हो तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो, स्टॉक बढ़ेगा और लायबिलिटी में क्रेडिटर भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही मान लेते हैं 50,000 का है। तो अब देखो, अगर आपका स्टॉक बढ़ गया 50,000 से तो नए करंट एसेट हो जाएंगे 2.5 लाख, राइट। और आपकी करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई 50,000 से, तो नई करंट लायबिलिटी हो जाएगी 150। ठीक है भाइयों बहनों। तो अब आप अगर नया रेशो निकालोगे तो कितना आएगा? 25/15, 5/3, 1.6666:1। और पहले कितना था? 2:1। और अब कितना आ रहा है? तो क्या हो गया आंसर? डिक्रीज। ठीक है, तो समझ गए खेल। तो आपको सतर्कता से करना है बस। और रीज़न बताओ। बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट। तो दोनों करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से बढ़ गए। ठीक है, चलो उसके बाद फिफ्थ, सेल ऑफ गुड्स फॉर 30,000, कॉस्ट 25,000। तो सोचो अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टॉक 25,000 का कम हो जाएगा और गुड्स आपने बेच दिए 30,000 में, तो कैश आपका 30,000 बढ़ जाएगा। बाकी 5,000 का प्रॉफिट जो है वो तो शेयर होल्डर फंड में चला जाएगा। ठीक है जी। अब जो प्रॉफिट हुआ शेयर होल्डर फंड में, उससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। इसको देखो, ऑब्जर्व करो, स्टॉक 25,000 कम हुआ और कैश 30,000 से बढ़ गया। तो इन दोनों के मिश्रण के बाद इसका मतलब कह सकते हैं कि करंट एसेट में नेट 5,000 बढ़ जाएंगे। ओके जी, ठीक है। तो जब करंट एसेट 5,000 बढ़ जाएंगे, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो क्योंकि इसमें तो न्यूमरेटर बढ़ गया ना, और करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो बस इसमें तो आप लिख दोगे करंट एसेट इंक्रीजेस बाय 5,000। उसके बाद सिक्स्थ, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। डिक्लेयर्ड डिविडेंड अगर नहीं पता किसी को, तो मतलब ये होता है कि एक करंट लायबिलिटी है। तो आप इस पॉइंट को ऐसे देखो कि आपने करंट लायबिलिटी को पे कर दिया। तो अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। करंट लायबिलिटी को मान लो 50,000 रुपये था, ऐसे ही लिख रहा हूँ।
तो करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी 50,000 से और कैश भी कम हो जाएगा 50,000 से। तो अगर करंट लाइबिलिटी भी कम हो गई 50, तो अब नई करंट लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी आपकी 50, और करंट एसेट भी कम हो जाएगा 50,000 से तो 150। तो मतलब ये 6 पॉइंट एक तरह से फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है, सेम ही हो गया है ना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, है ना। तो करके भी देखोगे तो वही आएगा, और रीज़न भी फर्स्ट वाला ही बन गया कि बोथ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी डिक्रीजेस बाय सेम अमाउंट। तो समझ आया ये वाला। तो ये अच्छा क्वेश्चन था इस तरह, ठीक है। चलो इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 4 नंबरी, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, फिर देखते हैं कौन जल्दी कर लेगा। कंप्यूट डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो पहले फर्स्ट पोर्शन ही करते हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो बताओ फॉर्मूला बताओ डेटर टर्नओवर रेशियो का। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अब उसने क्या क्या दे रखा है जी, वो पढ़ लेते हैं। उसने दिया है टोटल सेल्स 5,20,000, ठीक है। कैश सेल्स 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स, अच्छा। उसके बाद दिया है क्लोजिंग डेटर्स 80,000 और ओपनिंग डेटर्स 3/4 ऑफ क्लोजिंग डेटर। तो 3/4 निकालना क्लोजिंग डेटर का, तो वो आ गया 60, ठीक है। तो आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो निकाल ही सकते हो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग डेटर 60 प्लस क्लोजिंग डेटर 80 अपॉन 2। तो 60 प्लस 80 अपॉन 2 कितना हो गया 70। चलो तो डिनोमिनेटर तो मैंने निकलवा दिया। अब न्यूमरेटर के लिए मेहनत करते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स निकालते हैं। तो सर कैसे निकालोगे आप नेट क्रेडिट सेल्स, बताओ क्या करें। हाँ, तो नेट क्रेडिट सेल्स को एक्स लेट कर लेते हैं पहले। तो कैश सेल्स उसने कहा था, क्वेश्चन में गिवन था, इज 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स को मैं 60% ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। और फिर आपको पता ही है, बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में जानता है कि टोटल सेल्स जो होती है उसका मतलब क्या है, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों को जोड़ लेते हैं। टोटल सेल्स आपको दे ही रखी है 5,20, क्रेडिट सेल्स हमने एक्स ले रखी है, मतलब नेट क्रेडिट सेल्स एक ही बात है, और कैश सेल्स है 60% ऑफ एक्स। इस गणित को सॉल्व करना है स्वाद अनुसार और एक्स निकालना है। 100x प्लस 60x, तो x आ गया 5,20,000 इंटू 100 ऊपर चला गया और 160 नीचे आ गया। कितना आ रहा है 325, ठीक है जी। तो आपको न्यूमरेटर पता चल गया। तो आपका नेट क्रेडिट सेल्स जो हमने एक्स लेट करा था न्यूमरेटर, वो आ गया 325, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको अब अपने ऊपर मेन फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो 325/70 कितना आ गया 4.6 टाइम्स अप्रॉक्स, 4.6 टाइम्स। बट क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये तो था पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है करंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी इज 1,60,000। करंट लाइबिलिटी है 160,
लिक्विड रेशो 1.5:1, ठीक है। करंट रेशो 2.5:1, ठीक है। कैलकुलेट क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट्स। चलो, तो ये जो जो दे रखा है लिख लेते हैं, फिर दिमाग लगाएंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए उसने करंट लायबिलिटी दे रखी है 1,60,000। लिक्विड रेशो दे रखा है उसने 1.5:1। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला बताओ। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1,60 लिख लूँ, ठीक है। तो वो दे रखा है 1.5। तो क्या आप इससे लिक्विड एसेट्स निकाल सकते हो? हाँ सर, निकाल सकते हैं। करो, निकालो। 2,40,000, ठीक है। फिर दूसरा उसने हमें करंट रेशो दे रखा है। करंट रेशो दे रखा है 2.5। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी की जगह 160 लिख लूँ, तो इससे करंट एसेट निकालो 4 लाख, ठीक है। तो बस यही पूछा था क्वेश्चन ने, दो ही बातें तो पूछी थी कि लिक्विड एसेट्स निकाल दो, वो आ गए 2,40,000, और करंट एसेट निकाल दो। बाकी मान लो इस क्वेश्चन में पूछता इन्वेंट्री निकालो, तो मुझे बता दो, मान लो होता वो भी, तो इन्वेंट्री का क्या आंसर होता अगर क्वेश्चन पूछता तो? हाँ, तो भी पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, है ना। तो 160, तो अगर वो पूछता तो, ठीक है। तो क्लियर हो गया वाला। तो ये सेकंड पार्ट छोटा था। चलो, इसके बाद लास्ट प्रश्न सर, लास्ट प्रश्न 4 नंबर का। सर ये हम करेंगे? नहीं बच्चों, ये भी मैं चिपवा दूंगा। नहीं नहीं सर, ये हम खुद करना चाहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ महाकाल लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशो। तो बस फॉर्मूला मैं लिखूंगा, बाकी आपको फिर छोड़ दूंगा। तो टोटल एसेट टू डेट रेशो का बताओ फॉर्मूला क्या होता है? हाँ हाँ, सही। तो टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो बस आपको 1 मिनट मिलेगा, पहले आप बताओ फिर मैं निकालता हूँ। बस ये है फॉर्मूला, बिल्कुल सही, निकालो अब। चलो, तो टोटल एसेट्स निकालते हैं, न्यूमरेटर। तो बताओ टोटल एसेट्स के लिए क्या क्या जोड़ा आपने? येलो कलर करते हैं। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट। तो ये 3 येलो वाले जोड़ लो, तो आपका न्यूमरेटर आ जाएगा। कितना आ रहा है? कितना? 15,40,000। तो ये ठीक है जी, ठीक है। डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटी, उसको ब्लू कलर कर लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी बताओ कितनी, क्या है सर? नॉन करंट लायबिलिटी तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। और ये तो करंट लायबिलिटी है ही। तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 0। तो आंसर आ गया इन्फिनिटी। चलो, तो बताओ शिवांश, तुम तो होशियार हो, क्या करें अब? ठीक है। तो टोटल एसेट्स का प्यारे बच्चों फॉर्मूला एक बहुत साल पहले हमने पढ़ा था जब हम छोटे थे। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स हमें पता ही है 15,40,000। अब वो काम आ जाएगा जो एनालिसिस करा था, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड में तो ये आ जाएंगे, देखो 5 लाख, 4 लाख और 2,40,000। तो सारी लिख लेता हूँ, चलो 5 लाख, 4 लाख और 2,40,000। ये तो हो गया शेयर होल्डर फंड, ठीक है जी।
नॉन करंट लायबिलिटी अपने को पता नहीं है, वो तो निकालनी है, और प्लस करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 1 लाख। बस अब तो स्वाद अनुसार गणित करके NCL निकालना है, कितना आ रहा है, 3 लाख। तो ये डिनोमिनेटर ऐसे पता चलेगा 3 लाख, ठीक है। चलो ठीक है सर, तो समझ गए हम चाल। तो 3 लाख से अब आप डिवाइड कर दो, तो 15,40,3 लाख 5.13:1। तो क्लियर हो गया। चलो तो डन, डना डन।